हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेन ज़ी लर्निंग विद निकिता। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएमपीसी 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो इग्नू एमबीए एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। सो वेलकम टू माय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। आई होप आप इससे पहले मेरे बाकी वीडियोज़ भी देख चुके हो फॉर एमएमपीसी 11। ये सभी वीडियोज़ एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही कवर करने वाली हूँ। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना। ऑल्सो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट ज़रूर चेक करना फॉर लिंक। और अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो आज के वीडियो में हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे ग्रुप डायनेमिक्स एंड टीम वर्क। बिकॉज देखो, ऑर्गेनाइजेशन में काम रेयरली ही इंडिविजुअल लेवल पर होता है, मोस्टली काम तो टीम्स और ग्रुप्स में ही होता है, राइट। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, मतलब ग्रुप या टीम्स डेवलप कैसे होती है। ओके, 5 स्टेजेस होती है ग्रुप डेवलपमेंट की, एक एक करके समझते हैं। सो सबसे पहली स्टेज होती है फॉर्मिंग स्टेज। देखो, ये ग्रुप की इनिशियल स्टेज होती है। फॉर्मिंग स्टेज में मेंबर्स फर्स्ट टाइम मिलते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और सब लोग जनरली पोलाइट और फॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। ओके, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इस स्टेज में क्लैरिटी बहुत कम होती है, रोल्स क्लियर नहीं होते, एक्सपेक्टेशंस डिफाइंड नहीं होती और लोग लीडर पर डिपेंड करते हैं गाइडेंस के लिए। ओके, सो फॉर्मिंग स्टेज बेसिकली इंट्रोडक्शन और ऑब्जर्वेशन की स्टेज होती है। उसके बाद सेकेंड स्टेज होती है स्टॉर्मिंग स्टेज। अब इस स्टेज में क्या होता है, ये सबसे क्रिटिकल और चैलेंजिंग स्टेज होती है क्योंकि इस स्टेज में मेंबर्स अपने ओपिनियंस ओपनली एक्सप्रेस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू होते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं? बिकॉज सबकी थिंकिंग स्टाइल्स डिफरेंट होती है, सबकी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होती है एंड ईगो इश्यूज होते हैं, पावर स्ट्रगल। ठीक है, सो उससे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं, कभी कभी ग्रुप डिवाइड भी हो जाता है। ओके, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये स्टेज नेसेसरी होती है ग्रोथ के लिए। ओके, सो स्टॉर्मिंग स्टेज में बेसिकली आइडियाज और पर्सनैलिटीज का क्लैश होता है। ओके, उसके बाद होती है नॉर्मिंग स्टेज, मतलब अब ग्रुप स्टेबलाइज होना स्टार्ट होता है। इस स्टेज में मेंबर्स एक दूसरे को अच्छे से समझने लगते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स ग्रेजुअली रिजॉल्व होने लगते हैं और टीम्स अपने रूल्स और नॉर्म्स डेवलप करती है। ओके, नॉर्म्स क्या होते हैं? मतलब बिहेवियर स्टैंडर्ड्स, जैसे टाइम डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन स्टाइल या फिर रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन। ओके, और यहाँ पे मतलब ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है, कॉपरेशन स्टार्ट होता है, टीम बॉन्डिंग डेवलप होती है। ओके, सो नॉर्मिंग स्टेज में बेसिकली टीम एक साथ काम करना स्टार्ट करती है। ओके, उसके बाद होती है परफॉर्मिंग स्टेज। परफॉर्मिंग स्टेज में सभी टीम मेंबर्स एक साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं, मीन्स जिस काम के लिए टीम्स बनाई जाती है। ओके, सो इस स्टेज में रोल्स क्लियर होते हैं, ट्रस्ट स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि वर्क एफिशिएंटली होता है, गोल्स टाइमली अचीव होते हैं और प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी क्विकली मिल जाता है। ओके, और इससे हाई प्रोडक्टिविटी भी होती है, सेल्फ मैनेजमेंट होता है, लीडर पे डिपेंडेंसी कम होती है, लीडर भी बेसिकली स्टेज से फैसिलिटेटर बन जाता है। ओके, सो इस स्टेज में टीम रिजल्ट्स डिलीवर करती है। ओके, सो दिस इज परफॉर्मिंग स्टेज। उसके बाद लास्ट स्टेज होती है एडजर्निंग स्टेज, मीन्स ये फाइनल स्टेज होती है। इस स्टेज में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, सो टीम डिसॉल्व हो जाती है। मीन्स अगर कोई प्रोजेक्ट बेस्ड टीम है तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो टेम्प्रेरी टीम्स होती है, जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है, टास्क कंप्लीट तो टीम एंड। सो दिस इज एडजर्निंग स्टेज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टीम इफेक्टिवनेस। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो टीम वर्क को अफेक्ट करती है। सो हम देख लेते हैं प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग टीम वर्क। सबसे पहली प्रॉब्लम तो है पुअर कम्युनिकेशन, सबसे कॉमन प्रॉब्लम। बिकॉज अगर इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं होती या इनकम्प्लीट होती है तो इससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, एरर्स, कन्फ्यूजन। ओके, सो इससे टीम वर्क अफेक्ट होता है। सेकेंड, कॉन्फ्लिक्ट्स। अब हर कॉन्फ्लिक्ट बैड हो ये तो ज़रूरी नहीं है, बट अगर कॉन्फ्लिक्ट अनमैनेज्ड है तब तो ये खराब ही होता है। जैसे कि टास्क कॉन्फ्लिक्ट होना, मतलब कि आइडियाज़ पर कॉन्फ्लिक्ट होना, या फिर रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, मतलब पर्सनल इश्यूज़ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होना। जैसे पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स तो टीम को डैमेज करते ही है। ओके, देन लैक ऑफ ट्रस्ट, मतलब जब मेंबर्स एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते एक दूसरे को, तो इससे टीम वीक हो जाती है। ओके, सो इससे भी टीम वर्क अफेक्ट होता है। उसके अलावा अनक्लियर रोल्स, मतलब जब रोल्स क्लियरली डिफाइन नहीं होते,
डुप्लीकेट वर्क होता है या फिर कुछ काम ही नहीं होता, तब भी टीम वर्क अफेक्ट होता है। देन पुअर लीडरशिप मीन्स जब लीडर डायरेक्शन नहीं देता या फिर ओवर कंट्रोल करता है, तो इससे टीम डीमोटिवेटेड हो जाती है, सो इससे भी टीम वर्क अफेक्ट होता है। ओके, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग टीम वर्क। उसके बाद है स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव टीम इफेक्टिवनेस। मीन्स ये जो प्रॉब्लम्स है जो टीम वर्क को अफेक्ट करती है, इन प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व किया जाए, ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज होती है टीम इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहले तो क्लियर गोल्स। गोल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक गोल्स, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। ओके, बिकॉज जब गोल क्लियर होता है तभी डायरेक्शन भी मिल जाता है। ओके, देन सेकेंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मीन्स कम्युनिकेशन भी ओपन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेगुलर मीटिंग्स, फीडबैक सेशंस, ये सब होने चाहिए। ओके, देन थर्ड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। लीडर का रोल भी ऐसा होना चाहिए, गाइड करने वाला, सपोर्ट करने वाला, मोटिवेट करने वाला, ना कि सिर्फ कंट्रोल करने वाला सब चीज़ों को। ओके, देन ट्रस्ट बिल्डिंग। टीम मेंबर्स के बीच में ट्रस्ट भी होना चाहिए। अब वो ट्रस्ट बिल्ड कैसे होगा? ऑनेस्टी से, कंसिस्टेंसी से, एक दूसरे को सपोर्ट करने से। ओके, देन रोल क्लैरिटी। मीन्स हर मेंबर को अपना रोल पता होना चाहिए कि उसका रोल क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। मीन्स कॉन्फ्लिक्ट को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, इंस्टेड उसको डिस्कस करो, उसको रिजॉल्व करो, उससे कुछ सीखो। ठीक है, सो इफेक्टिव टीम कैसे बनती है? जब गोल्स क्लियर होते हैं, टीम्स आपस में एक दूसरे पे ट्रस्ट करती है, एक दूसरे को सपोर्ट करती है, कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट होता है, लीडरशिप इफेक्टिव होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, सो यही स्ट्रैटेजीज होती है टीम इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने की। आई होप इट्स क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ग्रुप प्रोडक्टिविटी। मतलब ग्रुप्स प्रोडक्टिव कैसे बनते हैं। सो व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ ग्रुप प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले तो है ग्रुप कंपोजिशन। मीन्स ग्रुप में किस तरह के लोग हैं, कौन कौन लोग हैं टीम में, ये बहुत मैटर करता है। मीन्स डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डिफरेंट स्किल्स के लोग, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के लोग। ओके, बिकॉज इससे क्या होता है, बेटर इनोवेशन प्लस बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, सो ग्रुप का कॉम्पोजिशन भी मैटर करता है ग्रुप की प्रोडक्टिविटी पे। देन सेकेंड ग्रुप साइज। साइज का भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है ग्रुप प्रोडक्टिविटी पे। अगर बहुत ज़्यादा लार्ज ग्रुप है तो कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत स्मॉल ग्रुप है तो आइडियाज़ लिमिटेड हो सकते हैं। सो एक आइडियल साइज होनी चाहिए ग्रुप की जिससे बैलेंस बना रहे। ओके, देन उसके बाद है ग्रुप नॉर्म्स। ग्रुप नॉर्म्स क्या होते हैं? इनविजिबल रूल्स, फॉर एग्जांपल जैसे कि रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो नॉर्म्स भी है जो टीम बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, तो इससे भी प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट होती है, तो नॉर्म्स भी इफेक्टिव होने चाहिए। देन लीडरशिप। मीन्स लीडर्स भी प्रोडक्टिविटी को ड्राइव करते हैं। अगर लीडर ऐसा है जो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है अपनी टीम को, कोऑर्डिनेशन रख रहा है टीम्स में, सो इससे ग्रुप प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। देन कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस का मतलब होता है टीम बॉन्डिंग, कि टीम बॉन्डिंग, टीम मेंबर्स के बीच की बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है तो कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा हाई होगा, राइट। देन मोटिवेशन मीन्स रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन। अगर टीम्स मोटिवेटेड होगी तो इससे भी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, सो इससे प्रोडक्टिविटी हाई होगी। ओके, सो अगर एक टीम में, एक ग्रुप में राइट पीपल है, राइट स्ट्रक्चर में है और वो मोटिवेटेड है, तो इससे भी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। ओके, सो दीज आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ ग्रुप प्रोडक्टिविटी। अब एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, डायनेमिक्स ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई डू पीपल फॉर्म ग्रुप्स। मीन्स लोग ग्रुप्स बनाते ही क्यों हैं। सो सिक्योरिटी के लिए, मतलब ग्रुप में इंडिविजुअल को सेफ्टी फील होती है। देन स्टेटस के लिए, ग्रुप मेंबरशिप से रिकॉग्निशन मिलता है। देन सेल्फ एस्टीम, मतलब ग्रुप एप्रिसिएशन से कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। उसके अलावा एफिलिएशन, जैसे कि सोशल कनेक्शन की नीड फील होती है ह्यूमंस को, बिकॉज ह्यूमंस नेचुरली सोशल होते हैं। देन गोल अचीवमेंट, कि इंडिविजुअल से बेटर ग्रुप परफॉर्म करता है, एंड कॉम्प्लेक्स टास्क टीम एफर्ट से ही पॉसिबल हो पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑफिस में प्रोजेक्ट टीम इसलिए बनती है क्योंकि एक पर्सन सब काम एफिशिएंटली नहीं कर सकता। ओके, सो ये होते हैं डायनेमिक्स ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इट्स मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो देखते हैं व्हाट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। देखो, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट या क्लैश बिटवीन पीपल। अब ये तब होता है जब गोल्स मैच नहीं करते, या रोल्स क्लियर नहीं होते, या फिर कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं होता। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे
मान लो अगर एक टीम में एक पर्सन स्पीड पे फोकस कर रहा है और दूसरा क्वालिटी पे, तो हाई चांसेस कि इन दोनों पर्सन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो। ओके, सो दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट। अब एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मीन्स कॉन्फ्लिक्ट के मेन रीजंस क्या होते हैं। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन गैप्स, मतलब जब लोग क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैनेजर ने बोला कि जल्दी काम कंप्लीट करो और एम्प्लॉय ने समझा कि आज के आज ही फिनिश करना है, अब जल्दी जल्दी में उससे मिस्टेक्स हो गई। ठीक है, तो इससे कन्फ्यूजन हुआ, कन्फ्यूजन से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। तो एक तो ये रीज़न हो सकता है। देन अनक्लियर रोल्स, मतलब जब किसी को पता ही नहीं होता कि उसका काम क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मान लो दो लोग सेम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो दोनों को ही नहीं पता कि उनके काम क्या है, उनके रोल्स क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और दोनों एक दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं, ब्लेम गेम खेल रहे हैं। तो इससे भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। देन रिसोर्स लिमिटेशंस, मीन्स जब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जैसे बजट, टाइम, मैन पावर लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे दो डिपार्टमेंट सेम बजट के लिए फाइट कर रहे हैं, so इससे भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। देन पर्सनैलिटी क्लैशेस, मीन्स हर पर्सन अलग होता है, उसका नेचर, उसका एटीट्यूड, उसका थिंकिंग, परसेप्शन लेवल सब अलग होता है। मान लो फॉर एग्जांपल जैसे एक पर्सन काम है, दूसरा पर्सन अग्रेसिव है, सो इससे भी फ्रीक्वेंट क्लैशेस हो सकते हैं। ओके, सो दीज आर दी सोर्सेज ऑफ या रीजंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स। मीन्स कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कैसे किया जाता है। मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने के लिए क्या करती है। सबसे पहले तो है अवॉइडिंग, मीन्स इग्नोर करना। मीन्स यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को आप इग्नोर कर देते हो। अब ये कब यूज़ किया जा सकता है, जब इशू छोटा हो या टाइम सही ना हो, बिकॉज इससे लॉन्ग टर्म में तो इशू बड़ा बन सकता है। ओके, देन सेकेंड एकोमोडेटिंग, मीन्स आप अपनी बात छोड़कर दूसरों की बात मान लेते हो। अब ये तभी हो सकता है जब रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट हो या आप गलत हो, आपको लग रहा हो कि आप गलत हो सकते हो। ओके, सो दिस इज एकोमोडेटिंग। देन थर्ड कॉम्प्रोमाइजिंग, मीन्स दोनों पार्टीज थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करती है। मतलब एक पर्सन 50% बात मान लेता है, दूसरा पर्सन भी 50% बात मान लेता है, सो मिडिल सोल्यूशन निकाल लेना, दैट इज कॉम्प्रोमाइजिंग। देन फोर्थ कॉम्पीटिंग, मीन्स अपनी बात मनवाना, आप एजर्टिव होकर अपनी बात मनवाते हो। अब ये तभी यूज़ हो सकता है जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, जब डिसीजन क्विकली लेना हो। ओके, सो दिस इज कॉम्पीटिंग। देन कोलैबोरेटिंग, अब ये तो विन विन सिचुएशन होती है, सबसे बेस्ट अप्रोच। मीन्स यहाँ दोनों पार्टीज मिलकर ऐसा सोल्यूशन निकालती है जिसमें सब खुश हो। ठीक है, जैसे कि डिस्कशन से, ब्रेन से, या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, बस इसका ही रिजल्ट होता है लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। ओके, सो दीज आर दी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स। अब अगर ये पूछे कि विच स्टाइल टू चूज़, तो मतलब देखो हर सिचुएशन में सेम स्टाइल यूज़ नहीं होता, आपको चूज़ करना है बेस्ड ऑन सिचुएशन कितनी सीरियस है, रिलेशनशिप कितनी इंपॉर्टेंट है, टाइम अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, सो देखो अगर रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट है तो कोलैबोरेट या फिर एकोमोडेट करो, क्विक डिसीजन लेना है तो कम्पीट करो, स्मॉल इशू है तो अवॉइड करो, बैलेंस चाहिए तो कॉम्प्रोमाइज़ करो। ओके, आई होप इट्स क्लियर। अब एक और इम्पॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, नेगोशिएशन। तो सबसे पहले तो देखते हैं व्हाट इज़ नेगोशिएशन। देखो नेगोशिएशन का मतलब होता है एक ऐसा डिस्कशन प्रोसेस जिसका एम होता है एग्रीमेंट तक पहुंचना। ठीक है, यानी दो या दो से ज़्यादा लोग अपनी अपनी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हैं और बात करके एक कॉमन सोल्यूशन निकालते हैं, दैट इज़ नेगोशिएशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप चाहते हो 30,000 सैलरी मिले आपको। ठीक है, कंपनी आपको 25,000 ऑफर कर रही है, फाइनल डील हुई 27,000 पे, सो दिस इज नेगोशिएशन। ओके, अब देखते हैं स्टेप्स ऑफ नेगोशिएशन। मीन्स नेगोशिएशन का क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन, मीन्स यहाँ प्लानिंग करते हो। ठीक है, आप क्लियर करते हो कि आपका गोल क्या है, आप मिनिमम क्या एक्सेप्ट करोगे, आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है क्या, लाइक प्लान बी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सैलरी नेगोशिएशन ही देख लेते हैं, जिससे आपकी डिज़ायर्ड सैलरी है 30K, मिनिमम एक्सेप्टेबल आपने डिसाइड कर रखा है 26K से नीचे नहीं। ठीक है, और दूसरी जॉब ऑफर भी है या नहीं ये भी आप डिसाइड करोगे। ठीक है, तो जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी प्रिपरेशन होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन होगा, राइट। देन सेकेंड एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस स्टेज में दोनों पार्टीज अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करती है, मतलब एक्सपेक्टेशंस, रिक्वायरमेंट्स, कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी बोलेगी कि हमारे पास बजट लिमिटेड है, आप बोलोगे कि आई हैव रेलेवेंट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। सो यहाँ से ट्रस्ट और क्लैरिटी बिल्ड होती है। ओके, उसके बाद होता है थर्ड स्टेप
बार्गेनिंग मीन्स ये एक्चुअल नेगोशिएशन होती है यहाँ पे ऑफर्स दिए जाते हैं, काउंटर ऑफर्स दिए जाते हैं, एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी ने बोला 25K सैलरी, आपने बोला 30K, कंपनी ने बोला 26K, आपने बोला 28K। सो फाइनली समवेयर इन द मिडल सेटल होता है, ठीक है। सो दिस इज बार्गेनिंग। उसके बाद लास्ट स्टेज होती है फाइनल स्टेप, एग्रीमेंट। मीन जब दोनों पार्टीज एग्री हो जाती है, फाइनल टर्म्स डिसाइड हो जाती है, सो डील क्लोज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फाइनल सैलरी डिसाइड हुई 27,000, ठीक है। तो बट इसमें ये है कि इसमें विन विन सिचुएशन होनी चाहिए आइडली, बिकॉज सभी एक नेगोशिएशन पॉजिटिव नोट पे एंड होगा, ठीक है। तो टर्म्स अच्छी होगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट नेगोशिएशन। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाकी रिमेनिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसी तरह से हर सब्जेक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज अपलोड कर रही हूँ, और मुझे उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन में ये वीडियो भी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना, और अपने डाउट्स कमेंट्स में ड्रॉप कर देना। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइज। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।